नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे। जैसा नाम वैसा व्यक्तित्व और वैसी रचना। तो आज उनका जन्म दिवस भी है और जन्म दिवस के अवसर पे हमारी बात होगी श्री कमल नयन चतुर्वेदी जी से, जो निराला के बारे में और उनके कुछ विचारों के बारे में आज हमें हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। तो आज के हमारे मेहमान हैं श्री कमल नयन चतुर्वेदी जी, जो हिंदू विचारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व जिला कार्यवाह रह चुके हैं। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्कार करण जी, और मुझे प्रसन्नता है कि आज निराला जयंती पर जी आपने मुझे निराला जी के विषय में बोलने के लिए बुलाया। जी तो बताइए, आप जानना क्या चाहते हैं? कहा जाता है कि निराला की रचनाएं अपने जीवन काल में उतनी मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अक्सर देखा गया है कि जो बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो उनके अपने कवियों के लेखकों के जीवन काल में उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। ये फिल्मों के बारे में भी कहा जाता है। जी रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहुत सारी रचनाएं उनकी लोग हंसी उड़ाते थे कोलकाता में। जी तो निराला जी के बारे में एकदम से तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सही है कि जब उन्होंने अपनी पहली एक रचना भेजी, सरस्वती पत्रिका निकलती थी उन दिनों, जी महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक थे, और अगर उसमें छप जाए कुछ तो ये माना जाता था कि ये व्यक्ति अब स्थापित हो चुका है। तो उसमें उन्होंने अपनी भेजी एक कविता जी जो रिजेक्ट होकर वहां से चली आई कि ये छपने योग्य नहीं है। अब कुकुरमुत्ता उसका नाम है। देता हुआ बुत्ता बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। और अंत में है, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये उन दिनों कैसे छपता, तो क्यों नहीं छपी ये रचना। उसके लिए आपको उनके पहले के साहित्यकारों पर ध्यान देना होगा। मैं प्रारंभ करता हूं जगन्नाथ दास रत्नाकर से। तो आजकल बहुत सारे लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं उनका एक सुनाता हूं उनकी रचना। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन सबे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। तो जब इस तरह की रचनाएं हो रही हो तो तू हरामी खानदानी तो नहीं स्वीकार होगा। उस समय के पंडित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो वाटिका कह सकते हैं आप, जो उन्होंने हिंदी की वाटिका सजाई, उसके सबसे प्रसिद्ध पुष्प थे मैथिली शरण गुप्त। अब उनका जो महाकाव्य है साकेत, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, या उसी में बीच में है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गे। इस तरह की रचनाएं चल रही थी। मैं आपको यशोधरा सुनाता हूं, खंड काव्य उनका है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये चेरी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। इस तरह की रचनाएं चल रही थी। अब आइए जयद्रथ वध पर। तो ऐसा नहीं कि मैथिली शरण गुप्त ने गालियां नहीं लिखी हैं, लेकिन उनकी गाली कितनी संस्कारी है, देख लीजिए। रे रे नराधम नार की, तू था बता अब तक कहां, मैं ढूंढता फिरता तुझे कब से यहां से हूं वहां, ये देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। तो ये नराधम नारकी तक रह गए, अब वो हरामी खानदानी पर पहुंच गए। तो स्वीकार कैसे होगा? उन्होंने जो उसको समर्पित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, पाई तुम्ही से वस्तु जो कैसे तुम्हें अर्पण करूं, पर क्या परीक्षा रूप में पुस्तक न यह आगे धरूं, अतएव मेरी धृष्टता यह ध्यान में मत दीजिए, कृपया इसे स्वीकार कर कृत्य मुझको कीजिए। तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के समय में और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा इस तरह की रचनाएं हो रही थी,
पौराणिक विषय होते थे और दूसरे तरह के विषय होते थे। ऐसे में अगर निराला जी की रचना देता हुआ मुक्ता बोला गुरुकुल मुक्ता अस्वीकृत हो गई तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से होगा। तो ये उसके पीछे कारण है कि कई बार जो अपने समय से आगे होते हैं या जो प्रचलित जो चल रहा है उसको अस्वीकार करके कुछ अपना नया रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं, वो तुरंत स्वीकृति उनकी नहीं होती। लेकिन आज उनकी स्वीकार्यता इतनी है कि लोग तुलसी जयंती मनाते हैं और निराला जयंती मनाते हैं। इसी देवरिया में नागरिक विचारणी सभा में तुलसी जयंती भी बनती है, निराला जयंती भी बनती है। मैथिली शरण गुप्त की जयंती तो नहीं बनती है। ओवर टू यू। अच्छा, निराला से पहले के जो कवि थे और उनके समकालीन, तो उनका छंदों पे बहुत ध्यान रहता था, लेकिन निराला की रचनाओं में इस तरह नहीं दिखता है, तो उसका क्या कारण है? निराला जी कहते थे कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो बंधनों में नहीं रहता, कई बार वर्जनाओं से भी आगे निकल जाता है। तो अगर कविता भी मुक्त हो जाएगी तो किसी बंधन में नहीं रहेगी। ये बहुत सीधी सी लॉजिक थी उनकी। अगर व्यक्ति मुक्त है, आत्मा अगर मुक्त हो गई तो किसी बंधन में तो नहीं रहेगी वो। तो कविता भी अगर मुक्त हो गई तो किसी बंधन में नहीं रहेगी। अब अगर उनकी एक कविता देखिए, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो इसको समझने में क्या कठिनाई है? मुक्त है। अब राम की शक्ति पूजा इतनी अद्भुत रचना है, इतनी कालजयी है कि अब अगर उसकी बात करें, रवि अस्त हुआ से उन्होंने प्रारंभ किया है। रवि अस्त हुआ ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर, यहां से प्रारंभ हुआ है वो। और जय जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो अब छंद तो नहीं है, लेकिन राम की शक्ति पूजा एक कालजयी रचना है, उसका मुकाबला नहीं हो सकता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि निराला जी ने स्वयं कहा जब पुरुष मुक्त होता है तो तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है, कविता भी मुक्त होगी तो छंद के बंधन में नहीं रहेगी। तो हमको इसको स्वीकार करना चाहिए, बस मेरा ये कहना है। ओवर टू यू। कुछ श्रोताओं का ये कहना होता है निराला की रचना के बारे में कि उनकी रचनाएं थोड़ी कठिन होती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कठिन तो है, लेकिन इसके लिए मैं आपको गालिब की एक शेर सुनाता हूँ। उन पर भी ये आरोप था कि वो कठिन कहते हैं, तो गालिब ने लिखा है खुद, गोयम मुश्किल बगर ना गोयम मुश्किल, मैं मुश्किल ही कह सकता हूँ वरना कहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये गालिब खुद लिखते हैं, निराला जी ने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन निराला जी भी लगभग वही चीज है। और अगर आपको निराला नहीं समझ में आते तो पढ़िए, आपको निमंत्रण कौन दे रहा है? शेख बाकर अली चिरकीन को पढ़ लीजिए। आप शायद नहीं जानते होंगे, मियाँ चिरकीन जो थे, क्षमा कीजिएगा मुझे, सिर्फ लैटिन पे लिखते थे। तो आप पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आ सकता है उसका। और मैं तो यानी चिरकीन का अर्थ भी आपको नहीं बता सकता इस पॉडकास्ट में, और उनकी रचनाएं तो सुना नहीं सकता, मुझे कुछ याद है, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट को दूषित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन अगर निराला और गालिब और रविन्द्रनाथ ठाकुर और शेक्सपियर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो शेख बाकर अली चिरकीन पढ़िए। मेरा इतना ही कहना है, क्लिष्ट है वो, ये सही है, लेकिन आपको उनको पढ़ने की एक सलाहियत होनी चाहिए। और वो अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी रचनाओं से वो इतने ऊपर उठे हुए थे कि उसका वर्णन करने के लिए उनको उस क्लिष्टता में जाना ही पड़ेगा। गालिब को याद रखिए, गोयम मुश्किल बगर ना गोयम मुश्किल। अब आपने प्रश्न पूछा, और कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं उनके बारे में एक आपको संस्मरण सुनाता हूँ, वो मुझे भूलता नहीं है। मैं प्रयागराज में पढ़ता था सर गंगानाथ झा छात्रावास में, और हम लोग की एक साहित्यिक संस्था थी। तो अमृत राय जी उन दिनों थे, मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र। तो उनको जब होता था हम लोग पकड़ लेते थे। तो एक बार निराला जयंती पर ही, सन होगा 1971 या 72, तो निराला जयंती पर उनको मैंने बुलाया, हम लोगों ने बुलाया और उनसे कहा। तो वो बोलते बोलते फिर उसके बाद जब बोल चुके तो हम लोगों ने कहा कि आपके पास अगर कोई उनका संस्मरण हो तो सुनाइए। उन्होंने सुनाया कि दारागंज में रहते थे, सब जानते हैं, और फक्कड़ की तरह से घूमते रहते थे, लेकिन सम्मान बहुत था। सम्मान ये था कि दुकानदार उनसे भरसक पैसा भी नहीं लेते थे, उनको पता था कि कुछ नहीं है उनके पास, बहुत दरिद्रता में उनका जीवन बीता। तो उनको राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक बार भोजन पर बुलाया। अब अगर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के आपने चित्र देखे हो और निराला के चित्र देखे हो
तो निराला जी पहलवान जैसे थे और राजर्षि बिल्कुल दुबले पतले। तो राजर्षि जब आए तो बुलाया जब उन्होंने, तो निराला जी पहुंचे, तो भोजन आया, तो उन्होंने जो लाया उसको कहा कि भाई ये निराला है, मेरे जैसा भोजन मत लाना। खैर, तो जो टंडन जैसा भोजन नहीं आया, एक बिल्कुल पानी जैसी मूंग की दाल और 2 फुलके, जैसे हम लोग की पूड़ी होती है उस तरह का था। और 2 फुलके के बाद फिर टंडन जी ने पूछा कि निराला और चाहिए तो बोलना। तो उनका नहीं, पूज्यवर मेरा भोजन हो गया। और उसके बाद उनसे क्षमा मांग के निकले वहां से और तेजी से भागते हुए अपनी उस दुकान में पहुंचे जहां वो भोजन करते थे। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से आधा किलो रबड़ी तौल और पूड़ियां गिरा। अब शब्दों पे ध्यान दीजिए, पूड़ियां दे रही, पूड़ियां गिरा, भगवान जाने कितनी पूड़ी गिरी होगी, और आधा किलो रबड़ी। तो उसने पूछा कि निराला जी आज तो आप टंडन जी के यहाँ भोजन पर गए थे। कहा मत पूछिए, बुढ़े ने मार डाला। लेकिन इतना सम्मान था कि वो टंडन जी से कुछ नहीं बोले, उनके परोक्ष में बोला कि बुढ़े ने मार डाला, आधा किलो रबड़ी तौल और पूड़ियां गिरा। तो ये उन्होंने कहा, मैंने किसी ग्रंथ में तो पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर अमृत राय जी बोल रहे हैं तो अवश्य ही सच होगा। तो उन्होंने पूछा दुकान अभी है काकी? हाँ है। हम लोगों ने पूछा पता, उस दुकान पर पहुंच गए और मैंने वहां बैठ के मैंने भी खाया। खैर, आधा किलो रबड़ी और पूड़ियां, गिरती हुई पूड़ियां खाने की हैसियत तो थी नहीं, लेकिन मैंने उस दुकान पे खाया है जहां निराला जी भोजन कर चुके थे। उनके समय में जो था उसका पुत्र था, तो उसने बताया कि हाँ निराला जी आते थे, मैंने अपने बचपन में देखा है। तो एक ये संस्मरण था जो पुस्तकों में तो नहीं कहीं मिलता, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर अमृत राय ने कहा है तो ये सच होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। दूसरा जो मेरा अपना मानना है कि बंगाल में कवि हुए हैं माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त जो है, इन्होंने मुक्त छंदों की रचना की थी और इनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मेघनाथ वध काव्य। तो मेरा ये मानना है, और अपने समय में वो भी स्वीकृत नहीं हुए थे, बड़ी निंदा उनकी हुई थी, कि कहीं ना कहीं निराला जी, मेरा मानना है, मेरे अपने अध्ययन का विषय है कि निराला जी कहीं ना कहीं माइकल मधुसूदन दत्त से प्रभावित थे और लगभग उसी प्रकार का कि उनकी रचनाएं थी। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। माइकल मधुसूदन दत्त की जो किताब है मेघनाथ वध काव्य, तो वो भी पुराणों तक पहुंचे हैं। निराला जी ऐसे थे कि उन्होंने कल्पना का बहुत सहारा नहीं लिया। निराला जी यथार्थ पे लिखते थे, और अगर जो कल्पना थी भी तो राम की शक्ति पूजा में कल्पना नहीं है। भगवान राम ने दुर्गा की पूजा की थी। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो ये तो घटना हुई थी रामायण में, उस पर उन्होंने लिखा है। तो आज ये निराला जी के विषय में मुझे बहुत हंसी आती जब कभी मैं उनके आधा किलो रबड़ी तौल और पूड़ियां गिरा, जब मैं याद करता हूँ कि उनकी क्या क्षमता थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों से उलझ पड़ते थे, नेताओं से उलझ पड़ते थे। नेहरू जी से कई बार उलझे, इसकी घटनाएं लोग बताते हैं। लेकिन आज उनका जन्म दिवस है तो हम विवादों की बात क्यों करें? हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के साथ वो जिए। निराला उनका उपनाम था और वो निराला थे। मैं इस जयंती पर, आज उनकी जयंती पर उनको अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ और लोगों से उम्मीद करता हूँ कि उनको क्लिष्ट समझ के न छोड़ें, पढ़ने का प्रयास करें। अब उनकी एक कहानी लिखित गद्य है उनका चतुरी चमार, क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों को लिख दिया, नाम है उस किताब का चतुरी चमार। अगर उन्होंने लिखा है तो उसमें क्लिष्ट क्या होगा? आप पढ़ें, उसका आनंद लें। ये उनके प्रति एक श्रद्धांजलि सी होगी और ये उनकी स्मृति को प्रणाम होगा। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आपके पॉडकास्ट के जो सुनने वाले हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब कोई नया हमारा वीडियो आए तो आपको सूचना मिल जाए। और इसका जितना प्रसार प्रचार कर सके, शेयर कर सके अपने अकाउंट्स पर, वो आप करें। मैं निराला जी को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओवर टू यू। जी, काफ़ी अच्छा संस्मरण रहा आपका, रोचक संस्मरण था। तो बहुत अच्छा लगा आज निराला जी पे इस तरह की चर्चा हुई। इन संस्मरण से बहुत हमको भी प्रेरणा मिलती है। इस तरीके से हम आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले एपिसोड में नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।